ओपन कोर्स का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के हमारे सेशन का टॉपिक है लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आज हम देखेंगे लीनियर इक्वेशन एक वन वेरिएबल में क्या होती हैं और उसके सॉल्यूशंस क्या होते हैं। जनरल फॉर्म हम देखेंगे लीनियर इक्वेशंस का। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में किस तरह से लिखी जाती है। फिर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे लीनियर इक्वेशन का वन एंड टू वेरिएबल्स में। फिर हम सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करेंगे लीनियर इक्वेशंस की टू वेरिएबल्स में। फिर हम सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस देखेंगे कि दो लीनियर इक्वेशंस का सिस्टम किस तरह से काम करता है, उसे हम ग्राफिकली किस तरह से समझ सकते हैं और एल्जेब्रिकली हम कैसे उसे सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरह से लिखी जाती है। उसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे दो मेथड से। एक है हमारी फैक्टराइजेशन मेथड, सेकेंड है हमारी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। फिर हम देखेंगे नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, और लास्ट में हम देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। तो हम शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, लीनियर इक्वेशंस। चैप्टर 3 लास्ट सेशन में हमने देखा था एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड पॉलिनोमियल्स। अब यहाँ पर हमें दिया गया है लीनियर इक्वेशंस। तो पहले हमें देखना है कि पॉलिनोमियल क्या होगा या कहें एक्सप्रेशन क्या होगा और एक इक्वेशन क्या होगी। जैसे एग्जाम्पल, अगर मुझे एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 3x + 2, सिर्फ इतना लिखा हुआ है, तो ये जो हमारा दिया हुआ है ये एक्सप्रेशन कहलाएगा। लेकिन अगर इसी एक्सप्रेशन को मैं इक्वेट कर दूं किसी नंबर से, मान लीजिए 1 से कर दूं, या किसी और एक्सप्रेशन से जैसे 2x + 1 से कर दूं, तो ये हमारे बन जाएगा एक इक्वेशन। तो जब हम दो एक्सप्रेशंस को, एक एक्सप्रेशन ये हुआ दूसरा एक्सप्रेशन ये हुआ, सेपरेट करते हैं एक इक्वलिटी के साइन से, तो वो कहलाती है हमारी इक्वेशन। जैसे कि 3x + 2 = 1 एक इक्वेशन हुई, या 3x + 2 = 2x + 1 एक दूसरी इक्वेशन हुई। अब यहाँ पर अगर हमने इक्वेशन के दोनों तरफ, इसे हम कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड, इसे हम कहेंगे राइट हैंड साइड। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में वेरिएबल्स अगर सेम है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर इसे हम हटा देते हैं बीच में से और यहाँ डाल देते हैं = का साइन। इसे मैं और थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूँ 2x + 1। अब आप देखेंगे ये हो जाएगा हमारा लेफ्ट हैंड साइड, ये हो जाएगा हमारा राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो वेरिएबल है वो है x, यहाँ पर भी x। तो ये हो गई हमारी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब इसी की जगह अगर मैं यहाँ पर लिख देता 2y, तो ये हो जाती है हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। एक वेरिएबल हो गया हमारा x, दूसरा वेरिएबल हो गया हमारा y। तो ये बात हुई हमारी इक्वेशन की। हमने देखा एक्सप्रेशन क्या हुआ, फिर इक्वेशन कैसे बनी। अब हम देखेंगे इक्वेशन जो है वो एक कंडीशन होती है किसी भी वेरिएबल पे, और कंडीशन ये है कि जो दो एक्सप्रेशंस लिखे हुए हैं उनमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल होने चाहिए। फिर लीनियर इक्वेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो लीनियर इक्वेशन होगी हमारी ऐसा पॉलिनोमियल जिसका जो वेरिएबल है उसकी डिग्री 1 हो। जैसे यहाँ पर है 3y - 3 = 2y + 1। अब यहाँ पर जो वेरिएबल पार्ट है वो है हमारा y की जो पावर है या जो y का जो एक्सपोनेंट है वो है 1, इसलिए ये हो गई हमारी पॉलिनोमियल इन 1 डिग्री। अब चूंकि यहाँ पर इक्वालिटी का भी साइन लगा हुआ है, इसलिए ये हमारी एक्सप्रेशन ना होकर ये हमारा हो जाएगा एक इक्वेशन। उसी तरह से 3x + 2 = 14, ये भी हमारा एक लीनियर इक्वेशन हुआ इन वन वेरिएबल। अब हम देखते हैं जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है। तो जनरल फॉर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं ax + b = 0 से। जैसे ये ऊपर लिखी हुई एक्सप्रेशन को या इस ऊपर लिखी हुई इक्वेशन को हम ले लेते हैं। इसे हम यहाँ पर लिखें 3x + 2 = 14, ये हमें गिवन है। अब हम इसे इस तरह की स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना चाहेंगे, तो हम 14 को इस तरफ कर देंगे, ट्रांसपोज करेंगे, ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा 3x - 12 = 0। अब ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई। आप यहाँ से प्लस और माइनस में कंफ्यूज मत होइएगा। अगर हम यहाँ पर प्लस साइन लगा दें और यहाँ 12 को ब्रैकेट में लिख दें तो ये एक ही बात है। तो यहाँ पर हमारा वेरिएबल x है, यहाँ पर भी x है। a की जगह हमारा लेगा 3 और b की जगह लेगा हमारा -12। तो इस तरह से किसी भी लीनियर इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है वो ये होता है ax + b = 0, जहाँ पर a = 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हो गया तो फिर ये तो इक्वेशन ही नहीं बचेगी यहाँ पर।
और ए और बी हमारे कॉन्स्टेंट्स होते हैं, एक्स वेरिएबल, ए एंड बी कॉन्स्टेंट्स। अब उसी बात में हम कंटिन्यू करते हैं। अगर उसी इक्वेशन में हमारे दो वेरिएबल्स आ जाएं, जैसे 2x प्लस 3y, अब यहाँ पर एक वेरिएबल हो गया हमारा x, दूसरा वेरिएबल हो गया हमारा y, और इनकी पावर जो है अगेन 1 1 है, इसलिए इसे हम कहेंगे एक तो ये पॉलिनोमियल हुआ डिग्री 1 में, दूसरी बात इसमें जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स है वो है 2, तो ये हो जाएगी हमारी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब 2 वेरिएबल्स होने के लिए कंडीशन हमारी अगेन सेम रहेगी जो हमने लास्ट चैप्टर में देखा था, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, x और y या जितने भी हमारे वेरिएबल्स दिए हों उन सब के एक्सपोनेंट पे हमेशा 1 होना चाहिए। दूसरा, वो दोनों मल्टीप्लिकेशन में नहीं होने चाहिए। मान लीजिए यहाँ पर अगर 2xy हो जाता, 2xy, तो आप जानते हैं कि x का एक्सपोनेंट 1, y का एक्सपोनेंट 1, और चूंकि ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है तो ये हमें दे देते 2 डिग्री। तो 2 डिग्री के केस में फिर ये हमारा 2 डिग्री पॉलिनोमियल बन जाता और लीनियर नहीं रहता, इस वजह से दोनों मल्टीप्लिकेशन में नहीं होने चाहिए। दूसरा, जो हमारी लीनियर इक्वेशन होगी 2 वेरिएबल्स में, उसका जनरल फॉर्म होगा ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। यहां पर x हमारा वेरिएबल है, y हमारा वेरिएबल है, a, b और c हमारे कॉन्स्टेंट्स है। अब इस इक्वेशन में कम से कम a या b, इन दोनों में से कोई एक तो मिनिमम नॉन जीरो होनी चाहिए, तभी ये हमारी लीनियर इक्वेशन बन पाएगी। जैसे इसी को हम नीचे लिख लेते हैं, यहां पर 2x प्लस 3y, यहां इक्वल टू में 4 था तो इसे मैं ट्रांसपोज करके लेफ्ट हैंड साइड में ले आऊंगा, -4 इज इक्वल टू 0। तो हमने इस इक्वेशन को यहां पर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म में। यहां पर हमारे पास a हमारा कांस्टेंट है, b हमारा यहाँ 3 है, x और y हमारे दोनों यहाँ पर वेरिएबल हैं, और c हमारे केस में हो जाएगा -4। अब हम देखेंगे कि सॉल्यूशन क्या होता है किसी भी लीनियर इक्वेशन का जो कि जिसमें वेरिएबल 1 है या एक ही वेरिएबल है। तो कोई भी ऐसा नंबर जिसे हम सब्स्टिट्यूट करें वेरिएबल की प्लेस पर और वो हमारे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल कर दे, तो उसे हम कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ दैट लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। जैसे यहां पर हमें एग्जांपल दिया हुआ है 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 2x प्लस 5। तो आप देखेंगे ये हमारी एक लीनियर इक्वेशन है इन 1 वेरिएबल। अब यहां पर इसका हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो सॉल्यूशन क्या होगा, x की वैल्यू हमें ऐसी निकालनी है जिसे हम यहां पर अगर सब्स्टिट्यूट करें तो ये लेफ्ट हैंड साइड के एक्सप्रेशन राइट हैंड साइड के एक्सप्रेशन से इक्वल हो जाए। तो इसे करने का तरीका है, हम इक्वेशन को ट्रांसपोज करेंगे, 2x को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो वो हो जाएगा x, और 2 को हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो वो हमें देगा इक्वल टू साइन के बाद 3। अब ये 3 वो वैल्यू है, या 3 हम कहें वो सॉल्यूशन है इस लीनियर इक्वेशन का। 3 जब हम पुट करेंगे यहां पर तो ये हमें देगा 3 3 9 प्लस 2 11, और राइट हैंड साइड पे ये 3 2 6 प्लस 5 अगेन 11। तो आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया हमें राइट हैंड साइड के x इक्वल टू 3 पुट करने पर, तो 3 होगा हमारा इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन। अब लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल जब भी होती है और उसका हमें सॉल्यूशन निकालना पड़ता है तो हमेशा एक यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा। जो भी हमारी लीनियर इक्वेशन होगी उसका एक ही सॉल्यूशन होगा। इसी बात को हम आगे देखते हैं। ये छोटा सा एग्जांपल आपको दिया है कि जब भी इक्वेशन हमें दी हो लीनियर इक्वेशन, तो एक हुआ हमारा लेफ्ट हैंड साइड, दूसरा हमारा हुआ राइट हैंड साइड, तो जो ऑपरेशन हम लेफ्ट हैंड साइड पे करेंगे वही ऑपरेशन हम राइट हैंड साइड पे करेंगे, ताकि हमारी इक्वलिटी बरकरार रहे। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे तराजू का एग्जांपल दिया है, इसे अगर मुझे हमेशा इक्वल या कहें बिल्कुल बीचों बीच रखना है, सेंटर पोजीशन पे रखना है, तो जितना वेट मैं यहाँ पर डालूंगा उतना ही वेट मुझे यहाँ पर डालना पड़ेगा, या जितना वेट मैं यहाँ से निकालूंगा उतना ही वेट मुझे यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो यही कंसेप्ट हम यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम ऐड करते हैं सेम नंबर दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड पे, हम सब्ट्रैक्ट करते हैं सेम नंबर दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड से, हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं दोनों तरफ कोई सेम नंबर से, और हम डिवाइड भी कर सकते हैं दोनों तरफ सेम नंबर से, एक नॉन जीरो नंबर से। जैसे यहाँ पर है 7x प्लस 2 इज इक्वल टू 8, यहाँ पर मुझे 7x की वैल्यू या x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर +2 में हटाना चाहूँगा, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 7x
यहाँ से 2 सब्ट्रैक्ट करूँगा तो यहाँ से 2 कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ से 2 सब्ट्रैक्ट करूँगा यहाँ पे हो जाएगा 6, तो हमारी वैल्यू हो जाएगी x की 6/7। उसी तरह से यहाँ पर है 3y/2 - 3 = 9 है, तो सबसे पहले मैं 3 दोनों तरफ ऐड कर देता हूँ, ये हो जाएगा 3y/2 = 3 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और 3 यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 12। अब यहाँ से डिनोमिनेटर में 2 है तो मैं दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये हो जाएगा 3y = 24। अब यहाँ पर 3 मुझे हटाना है तो मैं इस 3 से इसे डिवाइड कर देता हूँ, तो ये y और यहाँ पर हो जाएगा 24 / 3 8। इस तरह से ये हुआ बहुत बेसिक तरीका इस तरह की क्वेश्चन को सॉल्व करने का। जब इसे ज़्यादा इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो आप इसे डायरेक्ट भी करेंगे, 7x को आप 2 यहाँ पर ले जाएंगे, 7x = 6, x = 6/7। अब जो हम ये दोनों तरफ ऐड करते हैं या दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसे हम कहते हैं ट्रांसपोज करना, ट्रांसपोज अ टर्म। जब एक टर्म दूसरी तरफ जाती है तो अगर वो प्लस साइन के साथ टर्म थी तो वहां जाकर माइनस साइन के साथ टर्म हो जाएगी। अब ये है हमारा जनरल फॉर्म सॉल्यूशन इन जनरल फॉर्म। कोई भी लीनियर इक्वेशन है 1 वेरिएबल में, उसे हम लिख सकते हैं ax + b = 0। ये हमने ऊपर देखा था जनरल फॉर्म क्या होता है किसी भी लीनियर इक्वेशन का। तो इसका जनरलाइज फॉर्म सॉल्यूशन का होगा, b को हम उस तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा -b, a से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो डिवीजन में आ जाएगा a, तो x = -b/a हमारा होता है सॉल्यूशन इन जनरल फॉर्म ऑफ एनी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। एक छोटा सा एग्जांपल हम करके देखते हैं। हमसे कहा गया है कि द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर्स इज 36। ठीक है, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर्स हमें दिया। मान लेते हैं कि पहला जो हमारा इंटीजर है वो है x। कोई भी वेरिएबल हम ले सकते हैं, a b c d x y z कुछ भी ले सकते हैं। मैं ले लेता हूं यहां पर x। सम ऑफ 3 करना है तो हम ऐड करेंगे। अब हमें नेक्स्ट इवन इंटीजर चाहिए, तो x अगर इवन था तो मुझे इसमें +2 करना पड़ेगा, ये हुई सेकेंड टर्म। अब तीसरा नंबर हमें लेना पड़ेगा x +2 में फिर से 2 ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा 4, और हमें दिया हुआ है कि इनका जो सम है वो है 36। x 3 बार आ रहा है तो हम इसे लिखेंगे 3x + 4 + 2 6 = 36। 6 वहां जाएगा तो बन जाएगा 30, 3x = 30, x = 10। तो पहला नंबर होगा हमारा 10, x की जगह आएगा 10, x + 2 की जगह आएगा 12, x + 4 की जगह आएगा 14। तो आपने देखा हमने एक लीनियर इक्वेशन बनाई जो बनी 3x + 6 = 36। इस लीनियर इक्वेशन को हमने सॉल्व किया x के लिए, तो x हमारा यहाँ पे हुआ सॉल्यूशन इस लीनियर इक्वेशन का। इसी को हम जो हमारा सॉल्यूशन होता है उसी को हम कहते हैं रूट, या उसी को हम कहते हैं जीरोस। अब ये 2 और एग्जाम्पल हैं, ये भी सेम पैटर्न पर हैं। लीनियर इक्वेशन बनेगी हमारी 1 वेरिएबल में। ये आप एज अ होमवर्क इसे सॉल्व करके देखिएगा, कंसेप्ट सेम यूज होगा। अब हम आते हैं हमारे दूसरे टॉपिक, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में। अभी हमने ऊपर देखा था इसका जो जनरलाइज फॉर्म होता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में वो होता है ax, a और b यहाँ पर कांस्टेंट है, x और y हमारे वेरिएबल्स हैं, c भी हमारा कांस्टेंट है। तो ax + by + c = 0 हमारा जनरल फॉर्म हुआ किसी भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में। अब हमें x के लिए सॉल्व करना है तो हम इस इक्वेशन से by + c को उस तरफ ले जाएंगे तो हमारा हो जाएगा -b - c, और x हमने निकाला -b/a -c/a। अब आप देखेंगे ये जो टर्म है b/a और यहाँ पर c/a, ये तो कांस्टेंट्स हैं, वेरिएबल्स हैं हमारे सिर्फ x और हमारे y। अब इस इक्वेशन में जब भी मैं कोई y की वैल्यू कुछ भी पुट करूंगा तो उसके करस्पॉन्डिंग मुझे कुछ ना कुछ x की वैल्यू मिलेगी। तो अब आप देखेंगे कि मैं y की वैल्यू पुट करता जाऊंगा, x की वैल्यू मुझे मिलती जाएगी। तो इस तरह से हम इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं किसी भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का। अब इक्वेशन हमें एक ही दी हुई है और वेरिएबल्स उसमें 2 हैं, इस वजह से हमें कोई यूनिक वैल्यू नहीं मिलेगी, हम इसमें मल्टीपल सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। जैसे क्वेश्चन है कि द सम ऑफ 2 इंटीजर्स इज 15। अब हम 2 इंटीजर्स लिख लेते हैं। मान लीजिए मैं ले लेता हूं 2 इंटीजर्स x
पहला इंटीजर हमने लिया x और दूसरा इंटीजर हमने लिया y। हमसे कहा गया सम ऑफ टू इंटीजर्स इज 15, तो ये इक्वेट होगा हमारा इक्वल टू 15 से। फॉर्म अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो हमारी लीनियर इक्वेशन ये हो जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 15, या इसे अगर आप जनरलाइज फॉर्म में लिखना चाहें तो ये हो जाएगा x प्लस वाई, 15 को हम लेफ्ट हैंड साइड पर लाएंगे, -15 इज इक्वल टू 0। अब आप देखेंगे अगर मुझे इसका सॉल्यूशन निकालना हो, कोई यूनिक सॉल्यूशन, तो मैं उसे नहीं निकाल सकता, क्योंकि मैं x की वैल्यू अगर कुछ पुट करता हूँ 2 3 4 5, तो उससे करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू कुछ ना कुछ आ जाएगी जो हमें अल्टीमेटली 0 दे। इस तरह से मैं इन्फानाइट नंबर्स ऑफ y की वैल्यू लिख सकता हूँ और इन्फानाइट नंबर्स ऑफ मुझे x की वैल्यू मिलेगी। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स विल हैव इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। एक ही इक्वेशन है, दो वेरिएबल्स है, इस वजह से प्रॉब्लम है। अब आएगा हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में ऊपर हमने देखा था कि एक इक्वेशन थी और उसमें वेरिएबल्स दो थे। अब हमारे पास दो इक्वेशंस हैं दो वेरिएबल्स में, तो अब हम देखते हैं कि इसमें क्या है। जब भी दो इक्वेशंस होती हैं, जब हम उन्हें एक साथ लेते हैं तो उसे हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो ये हमारी हुई इक्वेशन 1, ये हुई हमारी इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मिला के हमारी बनाएगी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब इसमें होगा कि इनमें जो x और y की वैल्यू होगी वो हम कुछ ना कुछ ऐसी पुट कर सकते हैं जो कि दोनों को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई कर सके, और उस जो वो होगा वो हमारा सॉल्यूशन होगा इन दो सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस में। जैसे हमें ये इक्वेशन दी हुई है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। तो ये हमारी बनी दो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब हमें इन्हें सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब हमें ऐसी वैल्यू ऑफ x चाहिए और ऐसी वैल्यू ऑफ y चाहिए जिसे हम इक्वेशन 1 में पुट करें तो वो सेटिस्फाई होनी चाहिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और जब हम उसे इक्वेशन 2 में पुट करें तो भी वो सेटिस्फाई करनी चाहिए इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड। अब ऐसा करने के हमारे पास दो तरीके हैं। पहला है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, दोनों में से कोई किसी भी इक्वेशन के एक वेरिएबल को पकड़ते हैं और उसे हम दूसरी इक्वेशन के उस वेरिएबल की जगह सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। जैसे मैं फर्स्ट इक्वेशन से y की वैल्यू निकालता हूं, तो यहां पर हो जाएगी y इज इक्वल टू 4 माइनस 3x। अब इस y की वैल्यू को मैं सेकंड इक्वेशन में पुट करूंगा, तो वो मुझे देगी 2x प्लस 3, y की जगह सब्स्टिट्यूट होगा 4 माइनस 3x और इक्वल टू दिया हुआ है हमें 7। इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 4 3 12 माइनस 9x इज इक्वल टू 7। यहाँ पर हो जाएगा 7x माइनस 7x, 12 जाएगा राइट हैंड साइड पे, वो हो जाएगा -5। तो x की वैल्यू हमारी हो जाएगी 5/7। तो इस तरह से पहले मैंने सब्स्टिट्यूट किया y वेरिएबल को, उससे मुझे मिली x की एक पर्टिकुलर वैल्यू। अब मैं इस x की वैल्यू को यहां पर y की जगह पुट कर देता हूं इस इक्वेशन में। तो y इज इक्वल टू 4 माइनस 3 इंटू x की जगह सब्स्टिट्यूट होगा 5/7, ये हमें देगा 4 माइनस 5 3 15/7, ये हो जाएगा 7 4 28, 28 माइनस 15 13/7। ये आई हमारी y की वैल्यू। तो अब देखेंगे हमने x की वैल्यू भी निकाल ली, x इज इक्वल टू 5/7 यहाँ पर, और y इज इक्वल टू 13/7। अब ये x और y की ऐसी वैल्यूज आई हैं जिन्हें हम अगर इस इक्वेशन में पुट करें तो भी वो सेटिस्फाई करेगी, इस इक्वेशन में पुट करें तो भी वो सेटिस्फाई करेगी। तो इन x और y की वैल्यू को हम बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सेकंड मेथड है हमारा एलिमिनेशन मेथड। तो पहले इस इक्वेशन को हम यहां पर लिख लेते हैं। इसे हम यहां से कॉपी कर लेंगे। ये दो इक्वेशंस थी हमारे पास। अब हमें ट्राई करना है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं कि अभी हमने ऊपर देखा था कि जब भी हमें इक्वेशन दी हो तो हम
उस पूरी इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। तो उसी प्रॉपर्टी का हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। जैसे सबसे पहले जैसे मैं एलिमिनेट करके देखता हूँ y को, तो पहली वाली इक्वेशन को मैं 3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इक्वेशन बन जाएगी हमारी 3 3 9x प्लस 3y इज इक्वल टू 4 3 12। और सेकेंड इक्वेशन हमारी है वो एज इट इज लिख लेते हैं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। अब मैं इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर माइनस साइन, यहाँ पर माइनस साइन, यहाँ पर माइनस साइन, ये हमें देगा 9 में से 2 गए 7x प्लस 3y माइनस 3y कैंसल आउट हो जाएगा, इक्वल टू में आएगा 12 माइनस 7 इज 5। तो हमें मिला, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ x इज इक्वल टू 5/7। अब आप देखेंगे यही वैल्यू हमने ऊपर भी निकाली थी, x इज इक्वल टू 5/7। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब x को हम एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। चाहे तो x की वैल्यू हम पुट करके डायरेक्ट y भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम एलिमिनेशन मेथड को ही कंटिन्यू करते हैं अभी के लिए। अब मुझे x को एलिमिनेट करना है, तो मैं क्या करूंगा, पहली इक्वेशन में यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करूंगा 2 और इस इक्वेशन में मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 3। अब ये इक्वेशंस क्या बनेंगी, 3 2 6x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 और यहाँ पर हो जाएगी 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 7 3 21। अब मैं फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड में से माइनस कर देता हूँ, तो 6x कैंसिल हो जाएंगे, y की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 7y इज इक्वल टू 21 में से 8 मुझे सब्सट्रैक्ट करना है, ये मुझे मिलेगा 13। तो यहाँ से y की वैल्यू फिर से मुझे मिल जाएगी 13/7। 13/7 ही आप देखेंगे यहाँ से भी हमने निकाली थी। तो अब इन दोनों में से कोई सा भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड। ज़्यादातर हम लोग एलिमिनेशन मेथड को प्रीफर करते हैं। अब यही दो मेथड्स का हम यूज़ करते हैं इस तरह की वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो जब भी हमें कोई भी वर्ड प्रॉब्लम दी हो, मतलब कोई भी अरिथमेटिक लैंग्वेज में कोई हमें क्वेश्चन दिया हो, तो हम उसे कन्वर्ट करते हैं सबसे पहले लीनियर इक्वेशंस में और फिर हम उसे सॉल्व करते हैं। जैसे कि हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ा था कि पहले हमने देखा था कि अरिथमेटिक की लैंग्वेज थी और फिर हमने देखा था कि अलजेब्रा की वो लैंग्वेज थी। तो इस तरह की अरिथमेटिक की लैंग्वेज को हम शॉर्ट करके लिखेंगे अलजेब्रा की लैंग्वेज में, इस तरह से इक्वेशंस बनाएंगे और फिर इन इक्वेशंस को हम इन मेथड्स का यूज़ करके सॉल्व करेंगे। तो ये दो एग्जाम्पल्स हैं, दो क्वेश्चंस हैं जो कि मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इन्हें आपको ट्राई करना है। सेम कंसेप्ट लगेगा जो अभी हमने ऊपर देखा था। अब हमें देखना है कि जब भी लीनियर इक्वेशन का हमें सिस्टम दिया हुआ है, अब ये आप देखेंगे कि जनरलाइज फॉर्म लिखा है मैंने दो इक्वेशंस का, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। यहाँ पर a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये जो हैं ये है कॉन्स्टेंट्स, x और y जो हैं ये है हमारे वेरिएबल्स। तो ये हमारा दोनों मिला के क्या बनेगा, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। अब यहाँ पर कुछ ऑब्जर्वेशंस चलते हैं कि जब भी हमें दो गिवन इक्वेशंस दी हैं तो क्या उनका एक यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा या उसका इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकलेगा या उसका नो सॉल्यूशन निकलेगा। ये तीन चीज़ें क्या होती हैं इसे हम समझते हैं। कोई भी मान लीजिए इक्वेशन आपको दी हुई है, पहला केस हम देखते हैं जहाँ पर यहाँ पर आप देखेंगे जहाँ पर a1 अपॉन a2 ये एक रेशो निकला और b1 अपॉन b2 ये दूसरा रेशो निकला। तो हम यहाँ देखेंगे a1 अपॉन a2, यहाँ देखेंगे b1 अपॉन b2। अगर ये दोनों रेशो सेम नहीं हैं तो हमें मिलता है एक यूनिक सॉल्यूशन। क्या मतलब इसका, हम ग्राफ से भी समझते हैं और इक्वेशन से भी समझते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे हमें दो इक्वेशंस दी हुई हैं, 3x प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये हुई हमारी इक्वेशन नंबर 1, और 2x प्लस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 2। अब इन दो इक्वेशंस में हम देखते हैं कि इनके जो कॉन्स्टेंट्स पार्ट हैं, पहले देखते हैं 3 यहाँ पर होगा 3, यहाँ पर 2, तो ये 3/2। फिर हमें देखना है b1 और b2 मतलब यहाँ के कॉन्स्टेंट्स, ये होंगे 2/4। अब हम देख रहे हैं कि 3/2 इज नॉट इक्वल टू 2/4। इस वजह से इसका मतलब है हमें एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। मतलब जब हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, ऊपर हमने देखा था सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड, जब भी हम उन दोनों में से कोई भी मेथड यूज़ करके जब इन इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे तो हमें कोई एक वैल्यू x की मिलेगी और कोई एक वैल्यू y की मिलेगी जो इन इक्वेशंस को, दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे। अब इसे हम ग्राफ से देखें
रेड में जो है ये है हमारे कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ग्रीन और येलो लाइंस हैं जो वो इन दो इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करती हैं। आप देखेंगे ये हमारी पहली इक्वेशन की लाइन है, ये हमारी दूसरी इक्वेशन की लाइन है, और ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पर यहाँ पर कहीं पर इंटरसेक्ट करती हैं। वो इंटरसेक्शन का जो पॉइंट है वो हमें देगा कोई ना कोई एक्स का कोऑर्डिनेट और कोई एक वाई का कोऑर्डिनेट। ये हमें एक यूनिक वैल्यू मिलेगी जहाँ पर दोनों इक्वेशंस इंटरसेक्ट करती हैं। वो जो पॉइंट है जहाँ पर इंटरसेक्ट करती हैं एक्स और वाई, वही हमें इसका सॉल्यूशन मिलेगा। मतलब जब हम इन्हें सॉल्व करेंगे कोई ना कोई एक्स की वैल्यू निकालेंगे, कोई ना कोई वाई की वैल्यू निकालेंगे, तो वो हमें इस तरह से यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। तो जब भी किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, दो लीनियर इक्वेशंस में कोफिशिएंट्स को जब हम चेक करते हैं डिवीजन में लेकर a1/a2 b1/b2, अगर उसमें इक्वल वो दोनों उनके दोनों के रेशो इक्वल अगर नहीं है तो हमें एक यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। सेकंड केस, जब रेशो सारे इक्वल आने लगे, मतलब a1/a2 b1/b2 c1/c2, जैसे यहाँ पर आप देखें 2/4 3/6 4/8, दोनों में आप देखेंगे यहाँ पर अगर हम सिंप्लीफाइड रेशो लिखेंगे तो 1/2, यहाँ पर भी 1/2, यहाँ पर भी 1/2, ये सारे रेशो सेम हो रहे हैं, तो हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलते हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का क्या मतलब, ये दोनों जो लाइनें हैं वो बिल्कुल एक के ऊपर एक बिल्कुल कोइंसिडेंट लाइंस रहेंगी। आप इस इक्वेशन को भी देखेंगे, अगर इस सेकंड वाली इक्वेशन को मैं 2 से डिवाइड कर दूं पूरी इक्वेशन को, तो वो हमें यही इक्वेशन दे देने वाली है। तो इस तरह की जो इक्वेशंस होती हैं जिनमें a1/a2 b1/b2 और c1/c2 ये बिल्कुल सेम रेशो हमें दें, तो वो हम उस तरह की इक्वेशंस या उसका जो ग्राफ रहेगा वो बिल्कुल कोइंसिडेंट लाइंस रहेंगी, एक के ऊपर एक बिल्कुल बनी हुई लाइंस मिलेंगी। इस वजह से सारे के सारे पॉइंट्स जो होंगे, यहाँ आपका कोई पॉइंट ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, इस लाइन पे कोई भी आप पॉइंट ले लीजिए, वो दोनों इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। इस वजह से हमें मिलेंगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स हमें मिलेंगे जो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे। अब हम देखते हैं हमारा थर्ड केस। इसे मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं। अब आप थर्ड केस में देखेंगे a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट इट इज नॉट इक्वल टू c1/c2। मतलब ये हमें दो इक्वेशंस दी हुई हैं। अब यहाँ पर अगर हम रेशियोज चेक करें तो यहाँ 2/4 ये हो जाएगा 1/2, यहाँ पर 3/6 ये भी हो जाएगा 1/2, और यहाँ पर 3/11। तो यहाँ पर ये दोनों तो इक्वल हैं, लेकिन यहाँ पर ये इसके इक्वल नहीं है। तो ये हुआ हमारा थर्ड कंडीशन। इसमें क्या होता है कि देयर इज नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब इन दोनों इक्वेशंस का जो ग्राफ पे लाइंस रहेंगी वो बिल्कुल पैरेलल चलेंगे, एक दूसरे से बिल्कुल पैरेलल हैं, और कहीं पर भी इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा वो सेम रहने वाला है। तो चूंकि ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट किसी भी पॉइंट पर करेंगी ही नहीं, इस वजह से ऐसी कोई भी एक्स और वाई की वैल्यू नहीं होगी जिसे हम इन इक्वेशंस में पुट करें और वो हमें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड दें, या जो इन इक्वेशंस का सॉल्यूशंस हो। तो ये हमने देखे 3 केस। पहला था हमारा केस जब हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलता है क्योंकि पॉइंट दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं। दूसरा केस था जब हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलते हैं क्योंकि दोनों लाइंस जो हैं वो बिल्कुल कोइंसिडेंट हैं। और तीसरा केस है जब दोनों लाइंस पैरेलल हैं, हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं मिलेगी एक्स और वाई की जो इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। कोई भी पॉलिनोमियल हो जिसकी डिग्री 2 हो उसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे अगर हमें सिर्फ इतना एक्सप्रेशंस लिखा हो तो यहाँ पर देखेंगे हम, यहाँ पर वेरिएबल है x और उसकी पावर है 2, यहाँ पर x उसकी पावर है 1, और यह है यहाँ पर हमारा कांस्टेंट। तो इस एक्सप्रेशन की जो ओवरऑल डिग्री है वो हुई 2। तो जो 2 डिग्री का पॉलिनोमियल होता है उसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जब हम किसी नंबर से या यहाँ पर 0 से इक्वेट कर दें तो उसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है उसका जनरल फॉर्म होता है ax² + bx + c = 0, जहाँ पर a, b, c होते हैं कॉन्स्टेंट्स, x होता है हमारा वेरिएबल। तो यह है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो उसे हम हमेशा इस तरह के स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सोच लीजिए,
मान लीजिए हम लिखते हैं 2x² प्लस 6x प्लस 7 इक्वल टू 0, या हम कहें x² माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इस तरह से कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो उसे हम इस तरह के स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा लिख सकते हैं। अब हम आते हैं सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऊपर हमने देखा था कि लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस हमने निकाले थे, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल एंड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब यहां पर आता है कि रूट ऑफ अ पॉलिनोमियल या सॉल्यूशन ऑफ अ पॉलिनोमियल इज दैट रियल नंबर विच व्हेन सब्स्टिट्यूटेड फॉर वेरिएबल मेक्स द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 0। अगेन सेम कंसेप्ट है, ऐसी कोई वैल्यू हमें लेनी है हमारे वेरिएबल की जिसे जब हम उस इक्वेशन में पुट करें तो उस इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारा इक्वल आना चाहिए। उसे हम कहते हैं रूट या सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक चीज और हमने देखी थी चैप्टर नंबर 3 में, हमने देखा था फैक्टर थ्योरम। तो उस तरह का फैक्टर थ्योरम भी हम यहाँ पर यूज में लेते हैं। मान लीजिए यदि हमें पता चल जाए कि ए कोई एक ऐसा नंबर है जो कि रूट या सॉल्यूशन, जो कि 0 है या रूट है या सॉल्यूशन है, ये तीनों एक ही बात है, जो कि सॉल्यूशन है एक किसी पॉलिनोमियल px का, तो x-1 को हम कहते हैं फैक्टर ऑफ px या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसी का अगर हम रिवर्स में देखें, सोचें तो x-a अगर हमें पता हो कि वो फैक्टर है किसी पॉलिनोमियल का, तो हम कह सकते हैं कि a जो होगा उसमें x-a में जो यहाँ पर a है वो उसका रूट है या उसका 0 ऑफ पॉलिनोमियल है। अब हमने ऊपर 2 मेथड्स देखी थी लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने की। अब हम देखते हैं 2 मेथड्स क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने की। तो हम 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला है फैक्टर मेथड। फैक्टर मेथड में हम क्या करते हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम फैक्टर्स निकालेंगे। अब चूंकि हमने ऊपर फैक्टर थ्योरम देख चुके हैं, तो यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, डिग्री 2 है, तो उसके फैक्टर्स हम निकालेंगे जो लीनियर पॉलिनोमियल्स होंगे। जैसे हमें सॉल्व करना है 6x² प्लस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व करते हैं हम फैक्टर मेथड से। फैक्टर मेथड में हम क्या करते हैं कि मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करते हैं, और मिडिल टर्म को हम ऐसा स्प्लिट करते हैं कि यहाँ पर जो a और जो c हो उसका प्रोडक्ट आना चाहिए। जैसे 6 इंटू -3 हमें होना चाहिए यहाँ पर -18। जो प्रोडक्ट होगा वो होगा -18, और जो वो 2 टर्म्स होंगी जिन्हें हम स्प्लिट करेंगे उनका जो एडिशन होना चाहिए वो होना चाहिए +7। तो हमें ऐसी टर्म्स 2 सोचनी है जिन्हें हम आपस में ऐड करें तो +7 आना चाहिए, लेकिन जब हम उन्हें आपस में मल्टीप्लाई करें तो -18 आना चाहिए। तो इस तरह से हम 7x को हमें स्प्लिट करना है। तो हम इसे लिखेंगे 6x² प्लस, इसे हम लिख सकते हैं 9x माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब आप यहां देखिए 9 माइनस 2 करेंगे तो हमें 7 मिल जाएगा, और 9 इंटू -2 करेंगे, 9 2 18 विथ माइनस साइन, तो हमें 18 मिल जाएगा। तो ये हमारे जो हमने जो टर्म्स एज्यूम करी हैं स्प्लिट के लिए ये सही हैं। अब हम इसमें करेंगे कि इसमें से कॉमन ले लेते हैं। एक ब्रैकेट हम यहाँ बना लेंगे और दूसरा ब्रैकेट हम यहाँ बना लेंगे, इसे हम बीच में प्लस कर देते हैं। तो यहाँ से हम 3x कॉमन ले सकते हैं, हम 3x कॉमन लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस, यहाँ से हमने 3x कॉमन लिया तो 3 माइनस, बाहर है हमारा उसका फैक्टर 1, और 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आप देखेंगे 2x प्लस 3 भी कॉमन टर्म है, तो हम इसे भी कॉमन ले लेंगे। हम लिखेंगे 2x प्लस 3, और यहाँ ब्रैकेट में हो जाएगा 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो आप देखेंगे यहाँ पर हम ये जो हमारे पास यहाँ पर एक्सप्रेशन था, इक्वेशन थी, उसे हमने कन्वर्ट कर लिया फैक्टर्स में। फैक्टर्स कौन कौन से हुए? 2x प्लस 3 और 3x माइनस 1। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि फैक्टर थ्योरम में अगर हमें पता हो कि कोई ऐसा लीनियर इक्वेशन या लीनियर ऐसा एक्सप्रेशन हमारा फैक्टर है, तो हम उसका रूट निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर 2 रूट्स हमें मिलेंगे, एक हमें ये वाला ब्रैकेट देगा रूट, एक हमें ये वाला ब्रैकेट रूट देगा। तो पहले अगर हम पहला वाला ब्रैकेट देखें, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो ये हमें देगा x इज इक्वल टू -3/2।
अब हम अगर सेकंड ब्रैकेट देखें 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये हमें देगा x इज इक्वल टू 1/3। तो जब हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टर्स में हमने इसे तोड़ा तो हमें इसके दो रूट्स मिले। एक मिला हमें -3/2 और सेकंड हमें मिला 1/3। तो चूंकि ये हमने चैप्टर 3 में भी देखा था, जब भी किसी पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट डिग्री अगर n होती है तो उसके नंबर ऑफ रूट्स भी n होते हैं। तो चूंकि यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री 2 है तो इस वजह से हमें इसमें 2 रूट्स मिलेंगे। पहला रूट है -3/2, सेकंड रूट है 1/3। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं x² + 2x + 1। अब हमें इसे भी सॉल्व करना है, हम सेम फैक्टर मेथड यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट करना चाहेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर कोफिशिएंट है 1, यहाँ पर है 1, तो हमें मल्टीप्लिकेशन मिलना चाहिए 1 और सम हमें मिलना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन मिलना चाहिए +1, सम हमें मिलना चाहिए +2। तो 2x को मुझे ऐसा स्प्लिट करना है कि वो जो दो टर्म्स हो उनका आपस में मल्टीप्लिकेशन 1 हो और उनका जो एडिशन हो वो 2 हो। हम हमेशा कोफिशिएंट देखते हैं सम या मल्टीप्लिकेशन करते समय इसमें। तो इसे हम लिखेंगे x², 2x को मैं लिख सकता हूँ x + x और 1 एज इट इज। अब मैं चेक करता हूँ, जब मैं 1 में 1 ऐड करूंगा तो मुझे 2 मिलेगा और जब मैं 1 में 1 मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 1 मिलेगा। तो ये जो हमने एज्यूम किया वो सही है। अब यहाँ से हम फिर से कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर हम इन दो ब्रैकेट्स में x² + 1 में हम x कॉमन ले लेते हैं, हमें मिल जाएगा x + 1 और यहाँ पर हम 1 बाहर ले लेते हैं, हमें मिल जाएगा x + 1। ये इक्वल टू 0 होगा, यहाँ पर भी इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पर हम x + 1 कॉमन ले लेते हैं, हमें नेक्स्ट ब्रैकेट में भी मिल जाएगा x + 1 इज इक्वल टू 0। अब आप देखेंगे यहाँ पर भी हमें दो रूट मिलेंगे, x + 1 इज इक्वल टू 0 और x + 1 इज इक्वल टू 0। तो इस केस में हमारे जो दोनों रूट्स होंगे वो x इज इक्वल टू, इसको हम जब 0 से इक्वेट करेंगे तो ये हमें देगा -1। अब यहाँ पर हमें दिख एक ही रूट रहा है लेकिन वो कोइंसिडेंट रूट है, दो रूट्स हैं पर वो सेम कोइंसाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो दोनों रूट्स होंगे अगर हम उसे x1 और x2 बोलें तो दोनों इक्वल टू -1 होंगे। यहाँ पर भी दो रूट्स थे लेकिन वो अलग अलग थे, यहाँ पर भी दो रूट्स हैं लेकिन वो सेम रूट्स हैं, मतलब उनकी वैल्यू सेम है। सेकंड तरीका हम देखते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब ऊपर जो हमने क्वेश्चंस देखे थे, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ये उसका जनरलाइज फॉर्म है। अब उन क्वेश्चंस को करने का एक तो फैक्टर मेथड है जो हम ऊपर देख चुके हैं, दूसरा होता है फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड यूजुअली तब हम यूज करते हैं या हमारे काम आता है जब हमें इमेजिनरी रूट्स भी निकालने हो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो स्टार्ट करते हैं हम इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है। जब भी इस तरह का स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिले तो उसमें हम रूट्स जो होते हैं उसकी वैल्यू होती है -b, b यहाँ पर इसका कोफिशिएंट, c यहाँ पर एक कांस्टेंट और एक यहाँ पर a कांस्टेंट या हमारा कोफिशिएंट, -b प्लस या माइनस √b² - 4ac अपॉन 2 × a। ये होते हैं रूट्स। अब यहाँ पे प्लस माइनस का मतलब है दो अलग अलग है, एक हमारा प्लस देगा एक हमें माइनस देगा। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमें दो रूट्स मिलेंगे। ऑब्वियसली बात है, जब डिग्री 2 है तो हम रूट्स भी उसके 2 ही होंगे। अब यहाँ पर जो b² - 4ac होता है, ये जो अंडर रूट के अंदर है, अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू लिखी होती है, एक्सप्रेशन होता है, उसे हम कहते हैं रेडिकेंड, यहाँ पर हम उसे कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो जो b² - 4ac है वो होता है डिस्क्रिमिनेंट और उसे हम डिनोट करते हैं लेटर d से। अब यहाँ पर 3 केस बनते हैं। आपने देखा यहाँ पर अंडर रूट है तो यहाँ पर जो भी अंदर वैल्यू होगी या जो b² - 4ac होगा या तो वो 0 हो सकता है या वो 0 से बड़ा हो सकता है या वो 0 से छोटा हो सकता है। तो ये 3 केस बनते हैं। पहला केस हम लेते हैं कि अगर b² - 4ac या अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से ज़्यादा है तो हमें दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलते हैं, 2 रियल डिस्टिंक्ट रूट्स अगर हमारे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से ज़्यादा है। और वो दो जो रूट्स होंगे उनकी वैल्यू क्या होगी, इस तरह की -b प्लस √b² - 4ac अपॉन 2a और यहाँ पर विथ माइनस साइन। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो उसे जब हम इस तरह के फॉर्मूला बेस्ड अगर हमें रूट निकालना है तो हम ये वैल्यू
ये फॉर्मूला लिखेंगे और वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इस तरह से हमें 2 रियल डिस्टिंक्ट रूट्स मिलेंगे। नेक्स्ट केस, अगर उसी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर 0 के बराबर हो जाए तो हमें 2 रियल रूट्स मिलेंगे लेकिन वो इक्वल होंगे। जैसे हमने ऊपर वाले एक एग्जांपल में भी देखा था, हमें -1 रूट्स मिल रहे थे और दोनों रूट सेम थे। तो वहाँ अगर आप उसे डिस्क्रिमिनेंट मेथड से सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली आपको उसका जो डिस्क्रिमिनेंट मिलेगा वो 0 के इक्वल मिलेगा। तो इस केस में हमें मिलते हैं 2 रियल इक्वल रूट्स। तो यहाँ पर जो हमने ये वाला जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, ये था हमारा केस 1। यहाँ पर जो डिस्क्रिमिनेंट जब आप उसका निकालेंगे b² - 4ac तो वो 0 से ज़्यादा आएगा। सेकेंड वाले केस में जब आप उसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो वो इक्वल टू 0 आएगा, तभी हमें सिर्फ जो दोनों रूट्स हैं वो रियल और इक्वल मिल रही हैं। तो ये हुआ हमारा केस 1, ये हुआ हमारा केस 2। अब इसी तरह से हमारा आएगा केस 3। अगर b² - 4ac की वैल्यू 0 से कम हो जाए तो जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट वाला पार्ट था या जो हमारा जो रेडिकल बनेगा, रेडिकल साइन के अंदर अंडर रूट में चूंकि b² - 4ac नेगेटिव आएगा तो कुछ ना कुछ नेगेटिव नंबर मिलेगा। यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है पर वो नेगेटिव में रहेगा। अब चूंकि रेडिकल साइन के अंदर नेगेटिव साइन आ रही है तो ये हमें इमेजिनरी नंबर्स देंगे। इस वजह से अगर किसी भी केस में डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से कम होती है तो हमें रियल रूट्स नहीं मिलते हैं, हमें उस केस में इमेजिनरी रूट्स मिलते हैं। अब ये रियल रूट्स क्या होते हैं, इमेजिनरी रूट्स क्या होते हैं, इन्हें हम कैसे समझें, तो हम इसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में समझेंगे अभी थोड़ी देर में। तो हमने ये देखा कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो उसके एट द मोस्ट 2 रूट्स होंगे, क्योंकि डिग्री 2 है तो उसके रूट्स भी 2 होंगे। अब हम ग्राफिकल तरीके से समझते हैं कि जब हमने देखे जो 3 केस हमने देखे थे, कि एक में डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 था, एक में डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 था और तीसरे में डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 था। तो उस केस में हमें मिल रहे थे 2 रूट, या हमें मिल रहा था 2 रूट लेकिन सेम वैल्यू के, और तीसरे कंडीशन में मिले थे नो रूट्स या इमेजिनरी रूट्स। अब हमसे कहा गया है कि विदाउट डिटरमाइनिंग द रूट्स, हमें रूट्स की एक्चुअल वैल्यू नहीं निकालनी है, हमें सिर्फ उसका नेचर ऑफ रूट्स निकालना है। नेचर ऑफ रूट्स मतलब क्या वो रियल रूट्स होंगे, क्या वो डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, या वो दोनों सेम रूट्स होंगे, या वो इमेजिनरी रूट्स होंगे। इसे हम कहते हैं नेचर ऑफ रूट्स। तो यहां पर हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना है b² - 4ac। यहां पे b की वैल्यू होगी -5, तो 5 5 25, -4 इंटू a की वैल्यू होगी 3 इंटू c की वैल्यू होगी -2, ये हमें देगा 25 माइनस 4 3 12, 12 2 24, और ये चूंकि नेगेटिव साइन है तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस, और ये 24, ये हमें देगा 49। तो आप देख रहे हैं 49 जो है वो ग्रेटर देन 0 है। जो डिस्क्रिमिनेंट है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जो कि हमने कैलकुलेट किया 49, वो ग्रेटर देन 0 है। चूंकि ग्रेटर देन 0 है तो हम कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि इसके 2 रियल रूट्स होंगे, और वो जो दोनों रूट्स होंगे वो डिस्टिंक्ट होंगे। यही बात हम यहाँ पर हमारे ग्राफ से देखेंगे। यहाँ पर आप जो ग्रीन यहाँ पर ये जो फिगर आप देख रहे हैं, इस शेप को हम कहते हैं पैराबोला। जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं उन्हें जब हम ग्राफ पर प्लॉट करते हैं तो वो इस तरह का शेप बनाती हैं। इस शेप को हम बोलते हैं पैराबोला। तो अब ये जो ग्राफ है, ये इस इक्वेशन का 3x² - 5x - 2 = 0 का, ये कुछ इस तरह का आएगा। और ये आप देखेंगे एक्स एक्सिस को 2 जगह कट करेगा, एक यहाँ पर पॉइंट पर और एक इस पॉइंट पर। तो जब हम इसके कैलकुलेट करेंगे रियल रूट्स, या जब यहाँ पर तो हमें सिर्फ नेचर निकालना था, अगर हम इसका रूट्स कैलकुलेट करें तो हमें ये 2 वैल्यूज मिलेंगी, जो यहाँ पर एक आएगी एक्स की वैल्यू और दूसरी यहाँ पर आएगी। तो ये ग्राफ या इसका जो ग्राफ है वो जिस भी जगह पर एक्स कोऑर्डिनेट हमारी एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, उन पॉइंट्स को हम कहते हैं इस इक्वेशन के रूट्स, या इसके जीरोस, या इसका सॉल्यूशन। तो हमने देखा जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 था तो हमारे पास आ रहे हैं 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। अब हम देखते हैं सेकंड केस। हमारा जो सेकंड नंबर का एग्जांपल था हमने ऊपर सॉल्व किया था, वही क्वेश्चन यहाँ पर है। x² + 2x + 1 = 0। अब हम इसका यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। b²
-4AC हमें निकालना है। B यहाँ पर 2 है तो 2 2 ज़ा 4 -4 इंटू यहाँ पर A की वैल्यू 1 है और C की वैल्यू भी 1 है, तो 4 - 4 हमें मिला 0। अब चूंकि ये इक्वल टू 0 है, जो हमारा सेकंड केस बनता है, तो हमें ये कॉन्फिडेंटली पता है कि इसके जो दोनों रूट्स होंगे वो एक तो रियल होंगे, दूसरा वो दोनों सेम होंगे। हमने ऊपर कैलकुलेट किया था, अगर आपको याद हो, यहाँ से x की वैल्यू या इसके रूट्स की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी थी -1, तो जो दोनों रूट्स हैं वो -1 है। इसी चीज़ को हम ग्राफ पे अगर समझें तो इस इक्वेशन का, जब इस फंक्शन का जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो कुछ इस तरह से आएगा और x कोऑर्डिनेट को यहाँ -1 पे इंटरसेक्ट करके फिर वापस चला जाएगा। तो ये जो ऊपर इसके जो ये आर्म्स होते हैं ये इन्फिनिट मतलब इन्फिनिटी तक जाते हैं, लेकिन इसका जो यहाँ पर एक कर्व जो एंड हो रहा है ये -1 पे हो रहा है, मतलब माइनस जो हमारी x एक्सिस है उसको ये सिर्फ -1 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इसी वजह से इस फंक्शन का जो रूट है वो सिर्फ -1 है और जो दोनों रूट्स होंगे वो -1 ही होंगे। तो ये हमने देखे इक्वल रूट्स एंड रियल रूट्स। अब हम देखते हैं थर्ड केस, जो हमारा इमेजिनरी रूट्स वाला केस था। तो यहां पर है हमारा है 2x² + x + 1। तो पहले हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, b² - 4ac b² - 4ac। b हमारा यहाँ पर 1 है तो हम इसे लिखेंगे 1 का स्क्वायर 1 -4 इंटू a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 1 है। 4 2 ज़ा 8, 1 - 8 ये हमें देगा -7। अब -7 हमारा है लेस देन 0, जो कि हमारा थर्ड केस बनता है। तो थर्ड केस में हमने देखा था अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से कम हो तो उस केस में इमेजिनरी रूट्स होते हैं। इमेजिनरी रूट्स मतलब जिन्हें हम ग्राफ पेपर पर प्लॉट नहीं कर सकते। अब इसका अगर आप यहाँ पर फिगर देखेंगे, यहाँ पर अगर हम इसे ग्राफ पेपर पर प्लॉट करें इस इक्वेशन को, तो वो कुछ इस तरह से आएगी। यहाँ पर आकर x वैल्यू को आप देखेंगे कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, x कोऑर्डिनेट को बिना इंटरसेक्ट करे या टच करे ये हमारा ग्राफ वापस चला जा रहा है। इस वजह से इस ग्राफ की कोई भी हमारी रियल वैल्यूज नहीं है एज अ रूट, एज अ सॉल्यूशन। इसकी जो भी रूट्स होंगी वो इमेजिनरी होंगी। तो ये हमें बताता है नेचर ऑफ रूट्स। ये जो हम b² - 4ac निकाल रहे हैं ये होता है नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स का मतलब कि हमारे जो रूट्स निकलेंगे वो रियल वैल्यूज होंगी, वो डिस्टिंक्ट होंगी या नहीं, वो इमेजिनरी होगी, ये सब हमारा बताता है नेचर ऑफ रूट्स। और ये सब डिटरमाइन करता है हमारा डिस्क्रिमिनेंट। हम कोई भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी उसका हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, उसे हम चेक करेंगे क्या वो ग्रेटर देन 0 है या वो इक्वल टू 0 है या वो लेस देन 0 है। उस डिस्क्रिमिनेंट पार्ट की वैल्यू को देख भर के हम बता सकते हैं कि इसके नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा। तो आज के सेशन को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। इस सेशन की PDF मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आज के सेशन से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरीज हो, डाउट्स हो या आपको कुछ भी डिस्कशन करना हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करके वहां पर आप हमें मैसेज डाल सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे ओपन कोर्स के नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।